IVM. Hey everybody, quick request once again, if you could help us out by filling out our survey. It's at ivmpodcast.com/survey. This really helps us talk to advertisers about the kinds of people listening to these shows. Really do appreciate your help, and we're going to be doing a random drawing, and we'll be sending out some IVM swag. Hope you enjoy that. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, मैं ये सोच रहा था कि पुलियाबाजी में अक्सर हम लोग कहानियां सुनते सुनाते हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो ये विचार और कहानियां, ये सब क्या है, इनका पब्लिक पॉलिसी या पॉलिटिक्स में क्या महत्व है, इसी के ऊपर को एक पुलियाबाजी क्यों ना हो जाए। हाँ, और ये मतलब अंग्रेजी में जो नैरेटिव वर्ड है, ये पहले तो सुनते नहीं थे, पर पिछले कुछ 10 साल वगैरह में और हाल फिलहाल में तो हर एक की जबान पे चढ़ा है कि ये नैरेटिव चला रहा है, ये नैरेटिव चला रहा है। तो ये नैरेटिव बिल्कुल, ये हमारे जो राजनीति में ये नैरेटिव शब्द का एकदम मतलब सडनली ये शब्द बहुत प्रयोग होने लग गया, क्यों पता नहीं। नहीं, सबको मेरे ख्याल से इसकी अहमियत समझ में आ गई है। तो आई थिंक ये पुलियाबाजी के बाद हमारे सब श्रोताओं को भी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज प्रतीक राज। प्रतीक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजी है IIM बैंगलोर में, और प्रतीक की जो PhD थीसिस थी वो भी आइडियाज और इकोनॉमिक हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो हमने सोचा प्रतीक को ही बुलाया जाए, और प्रतीक ने काफी कुछ लिखा है इसके ऊपर। हम लोग लिंक शेयर करेंगे और ट्विटर पर भी वो इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो प्रतीक, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। हाय प्रणय, हाय सौरभ, धन्यवाद मुझे पुलियाबाजी में बुलाने के लिए। ठीक है प्रतीक, तो शुरुआत एकदम इस शब्द से ही करते हैं। ये जो नैरेटिव है, हम लोग अक्सर सुन रहे हैं आजकल, तो ये नैरेटिव शब्द है क्या? आपको क्या समझ में आता है इससे? तो नैरेटिव जो ये शब्द है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है, क्योंकि हिंदी में इसका बहुत सीधा एक बराबर का शब्द नहीं। जैसे नैरेटिव को हम कहानियां कहेंगे एक ढंग से, जिसमें सिर्फ तथ्य नहीं होते, साथ ही साथ उसमें कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इत्यादि। लेकिन साथ ही साथ हमेशा ही ये कहानियां नहीं होते। जैसे कि आप डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के स्लोगन को लें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या बिल्ड द वॉल। तो ये कहानियां नहीं, लेकिन ये नैरेटिव्स हैं, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं कि हाँ, अमेरिका अब ग्रेट नहीं है, हमें वापस से ग्रेट होना है, या अमेरिका जो है वो बहुत खतरे में है, हमें बिल्ड द वॉल करना है। तो अच्छे नैरेटिव्स जो होते हैं वो एक छोटी सी बात में ही बहुत सारे इमोशंस और विचारों को पैक करने में सक्षम होते हैं, और इसलिए नैरेटिव शब्द अपने में ही एक सटीक शब्द है। उसे कहानियां कहेंगे तो ठीक होगा, लेकिन साथ ही साथ सारे नैरेटिव्स कहानियां नहीं होती। प्रणय, मैं तो इस तरह से कहानी और नैरेटिव में फर्क समझ रहा था। जैसे एक ही कहानी के कई नैरेटिव होते हैं, हाँ, है ना? तो सही है। जैसे अभी रामायण ले लो, ठीक है? तो एक तरफ से आप बोल सकते हैं भाई, राम सीता लक्ष्मण जंगल में अपना वनवास लगा रहे थे, रावण अत्याचारी आया, सीता जी को ले गया, फिर राम ने वानर सेना लेके चढ़ाई करी, रावण को मारा और सीता को रेस्क्यू कर लिया। फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा के साथ खूब बदतमीजी करी, रावण ने जाके बदले में सीता जी को उठा लिया और बड़े इज्जत से अशोक वाटिका में रखा, और ये कमबख्त विभीषण ने, घर के बेदी ने लंका ढा दी और रावण हार गया। तो यदि आप महाभारत या रामायण की बात करें, या आप बाइबल की बात करें, ये जो पुराने जो टेक्स्ट्स हैं, ये कहानियां हैं,
इनकी जो लॉन्गेटिविटी है उसका कारण ये है कि एक ही कहानी से न जाने कितने नैरेटिव्स बन सकते हैं। या महाभारत को लें तो लोग इसी बात पर वाद विवाद कर सकते हैं कि कर्ण जो है वो हीरो था या विलन था या ट्रैजिक हीरो था। हम हर एक कैरेक्टर को लेकर इसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि युधिष्ठिर ने सही किया कि गलत किया, अर्जुन को लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था। तो अच्छी ये जो महाभारत और रामायण की जो लॉन्गेटिविटी है उसका कारण ही ये है कि इनमें कई प्रकार के नैरेटिव्स आ सकते हैं। हाँ, नहीं ये बहुत दिलचस्प है। मैं सोच रहा था, मैं उर्दू में देख रहा था, कल मैं पाकिस्तानी अखबार पढ़ रहा था तो उसमें नैरेटिव आ गया, और मैं क्योंकि हम लोगों को पुलियाबाजी करनी थी, मैं देख रहा था क्या बोलेंगे उसमें, तो वहां पे लिखा था कि नैरेटिव का अर्थ है उर्दू में बयानिया। तो बहुत अच्छा शब्द लगा मुझे, मतलब बयान करना ना, उसमें दृष्टिकोण की बात आ रही है कि जैसे आपने बोला, आप राम के दृष्टिकोण से बोल सकते हैं रामायण की कहानी, सीता के दृष्टिकोण से बोल सकते हैं, तो शायद नैरेटिव में कौन कह रहा है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, ये बयानिया वर्ड तो बहुत बढ़िया लगा। मतलब मैं बोलने वाला था जैसे कुछ अंदाजे बयां, जो नैरेटिव है वो अंदाजे बयां है कि आपने बयान किस तरह से किया और उसका एक कॉम्पैक्ट वर्ड बना दिया, तो बहुत बढ़िया है बयानिया। जैसे कि आप यदि रामायण को लें तो कई बार छोटे छोटे शब्द जो हैं वो खुद में ही एक नैरेटिव होते हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा, तो आप देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। तो जब कोई हिंदुस्तानी है तो उससे इस शब्द लक्ष्मण रेखा से न जाने कितनी प्रकार के विचार हैं जो उसके अंदर समाहित हैं, और आप उसी एक शब्द से बहुत सारी बातों को बड़ी ही स्पष्टता से, बड़ी सटीकता से आप कह सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी बातों को, विचारों को, तथ्यों को लाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने कहा कि लक्ष्मण रेखा मत लांघो और उससे बहुत सारी बातें कह दी गई। तो अच्छे नैरेटिव्स में ये बात होती है कि वो छोटे होते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आत्मनिर्भर भारत इत्यादि, और इससे बहुत सारी बातें आसानी से ही स्वदेशी, स्वराज, ये शब्द हैं, लेकिन ये नैरेटिव्स भी हैं क्योंकि इनसे कई सारे विचार, तथ्य साथ में आ जाते हैं। इसमें मुझे थोड़ा डाउट आ गया अब कि जैसे हम लोगों ने रामायण की कहानी कही, तो रामायण में तो कई सारी कहानियां भी हैं, रामायण की एक कहानी के अंदर ही कई सारी कहानियां ही भी है। तो वैसे ही जब हम लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरह कहते हैं, तो इसे, ये एक स्लोगन है ना, तो इसे, इस स्लोगन को नैरेटिव कहा जा सकता है कि रामायण भी एक पूरा सा नैरेटिव है और उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे नैरेटिव हैं? देखिए, तो यदि कोई व्यक्ति है जो रूरल अमेरिका में रह रहा है तो उसके लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक स्लोगन ही नहीं, क्योंकि उसी स्लोगन में कई सारी कहानियां, बातें हैं, जो कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो अपने आप उजागर होती हैं कि एक वक्त था जब समय अच्छा था, जब विकास हो रहा था, जब वे एक आशा थी, अब निराशा है, तो हमें वापस उस आशा के समय में जाना है। तो किसी व्यक्ति के लिए एक नैरेटिव, एक स्लोगन हो सकता है कि खोखली सी बात कही जा रही है। तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो छोटी ही बात हो, लेकिन वो एक ऐसे विचार को इन्वोक कर सकती है जो उसे बहुत सारी कहानियों में डाल दे और उससे उसके रिलेटेड तथ्यों को उजागर कर दे। क्योंकि नैरेटिव का अंत में कार्य क्या है? नैरेटिव का काम यह है कि आप, जैसे आज आप ट्विटर में देखें तो लाखों करोड़ों लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं। यदि आपको लोगों का ध्यान लेना है तो आप बोरिंग तथ्यों से लोगों का ध्यान नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए आपको एक ऐसी बात लानी होगी सामने जिससे लोगों का ध्यान आप पर आकर्षित हो। और नैरेटिव्स का मुख्य कार्य यही है कि लोगों तक अपनी बात को सरलता से पहुंचाना, ताकि वो आकर्षक हो और समझने के लायक भी हो। तो
यदि आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जब डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे तो दर्जनों लोग थे जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन में आगे आए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपने नैरेटिव्स के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उनका जो एजेंडा था उसे बड़ी स्पष्टता से आगे भी कर दिया कि हम बिल्ड द वॉल करेंगे, हम अमेरिका फर्स्ट करेंगे। तो इस ढंग से एक नैरेटिव है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बिल्ड द वॉल, अमेरिका फर्स्ट, ये सारे मिलजुल कर एक कलेक्टिव नैरेटिव बना रहे हैं और ये एक जो कॉमन नैरेटिव है वो लोगों को आकर्षित करता है, जो तथ्य हैं, जो विकास का ढंग है वो आगे बढ़ाता है और उसके कारण वो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये एक सक्सेसफुल नैरेटिव हुआ। प्रणय, इसमें एक हिंदी का जो एक और वर्ड है वो भी शायद मिलता जुलता है, जो हम कहते हैं ना माहौल बनाना। माहौल बनाना वो भी एक आई थिंक जो पॉलिटिकल समझ में एक रिलेटेड वर्ड है जिसको हम कॉमन भाषा में यूज करते हैं, जो वो और माहौल बनाने में नैरेटिव एक चीज होती है क्योंकि उसके लिए आप और चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन एक ये माहौल बनाना है वो नैरेटिव है। जी ठीक है। पर हम लोग जो ये नैरेटिव की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि ये नैरेटिव्स ज्यादा पावरफुल हो गए? तो मुझे जैसे लगता है जो ठोस तथ्य हैं वो तो है अपनी जगह, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम इंसानी तौर पर हमेशा कहानियों की तरह कैसे ही सोचते हैं ना, हम लोग कहानियां सोचते हैं हर चीज में। हम लोग के पास कई सारी कहानियां होती हैं हर सब्जेक्ट पर, तो इसीलिए शायद कहानियां बेटर कनेक्ट करती है। क्या क्यों ठोस तथ्य क्यों काफी नहीं है? क्यों हम लोग सिर्फ तथ्य कह सकते हैं और उसके अलावा कहानियां न कहें तो क्यों बात नहीं बन पाती? तो यदि आप हमें ये समझना है कि कहानियां क्यों और तथ्य क्यों नहीं, तो बात सीधी सी है कि यदि हम तथ्य जो है वो एक सेट ऑफ फैक्ट्स हैं कि भारत का जीडीपी ग्रोथ आज 6.5% जितना भी प्रतिशत है वो एक तथ्य है। अब जब आप किसी व्यक्ति को ये तथ्य देते हैं तो वो इस तथ्य को कैसे ले, कैसे उसको अपने उसका जो दृष्टिकोण है संसार का, उसमें वो इस तथ्य को कहाँ रखे, ये बात जो है ये स्पष्ट नहीं है। आप और मैं अर्थशास्त्र ज्यादा करते होंगे, हमारे पास एक ब्रॉडर नैरेटिव है कि भारत का विकास ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, हम अपने अनुसार उस तथ्य को कहीं रखेंगे, लेकिन कई बार नई बातें जब आगे आती हैं तो हम नए तथ्यों को ये भी नहीं जानते कि उनको कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाए। तो कहानियां जो हैं वो हमें विचारों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं, क्योंकि हम वे एक ऐसी चीज जिससे हम मान लीजिए कि फेमिलियर हो, उसके द्वारा वो हमें इस कुछ नए तथ्यों को पास लाती हैं और हम उसके कारण उस तथ्य को समझने में और अधिक सफल हो पाते हैं कि ठीक है, ये जो तथ्य है मैंने यहां रखा। जैसे मान लीजिए आप बात करें सेम सेक्स मैरिज की, तो जब सेम सेक्स मैरिज का लॉ अमेरिका में ही पास हुआ तो लोगों ने बात किया लव इज लव। तो ये एक नैरेटिव है कि लव इज लव है, जिसको सबको प्रेम करने की आजादी है और लोगों का जेंडर उनके प्रेम में बाधा नहीं होना चाहिए। वही दूसरी ओर एक दूसरा नैरेटिव भी है कि भाई शादी जो है वो एक ट्रेडिशनल तरीका है, एक ढंग है, और ये जो है ये सेम सेक्स मैरिज ये ट्रेडिशन के विरुद्ध है। ये दूसरा नैरेटिव है। तो आप जिस भी माहौल में हैं, अब जब एक नया इंफॉर्मेशन आपको आता है तो आप उस इंफॉर्मेशन को उस माहौल के अनुसार ही देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए माहौल बनाना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि माहौल है तो आप उसे एक बड़े दृष्टिकोण में रखने में सफल हो पाते हैं। इसलिए लोगों को नैरेटिव्स के द्वारा चीजों को देखने में, कहानियों के द्वारा चीजों को देखने में आसानी होती है, क्योंकि वो बेटर पैकेज्ड होते हैं। वो आप उसे कहीं प्लग इन कर सकते हैं अपने पूरे विचारधारा में। लेकिन यदि एक रॉ फैक्ट है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ठीक है, इस बात को कहाँ रखा जाए, इसका दूसरी चीजों से क्या लेना देना।
अच्छी बात कही आपने प्रतीक। तो नैरेटिव शब्द थोड़ा बेहतर समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं इतिहास में जो नैरेटिव के महत्व को दर्शाते हैं। हम लोग कुछ कहानियां ऐसी ले सकते हैं क्या, जिससे कि हमें पता पड़े किस तरीके से कहानियों का असर रहा है हमारी हिस्ट्री में। हाँ, तो जैसे आप यदि भारत की बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट जो था, इसमें बहुत सारी बातें थी जो एक छोटी सी बात की हमें विदेशियों के कपड़ों को, विदेशियों के पुस्तकों को, विदेशियों के कानूनों को छोड़कर अपना स्वयं का जरिया अपनाना है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट और ये स्वदेशी, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा विचार था और ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव था जो लोगों को कह रहा था कि तुम अपने विदेशियों के कपड़ों को बॉयकॉट करो। अब इस स्वदेशी विचार नैरेटिव के पीछे पीछे बात आ गई चरखे की। चरखा भी ऐसे तो चरखा कोई विचार नहीं, चरखा भी एक नैरेटिव है। चरखा जो है वो आपको स्वदेशी होने की बात को और अधिक, खादी आपको और अधिक ढंग से, बेहतर ढंग से समझाता है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने से अपने वस्त्र बनाओ। तो चरखा इतना महत्वपूर्ण था इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि अंत तक वो हमारे भारतीय झंडे का धर्म चक्र के जगह पहले बात थी कि चरखे को रखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल नैरेटिव है, क्योंकि वो दिखाता है कि हिंदुस्तानी भी अपना कार्य खुद कर सकते हैं, उन्हें विदेशियों की आवश्यकता नहीं। मैंने सुना है कि जब जापानियों ने रूसियों को हराया 1905 में जापानीज वॉर में, तो ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एशियन देश ने किसी यूरोपियन देश को हराया। और ये जो बात थी, जो छोटी सी नैरेटिव थी कि एशियन लोगों ने विदेशियों को हराया या यूरोपियों को हराया। तो ये बात भी 1905 में एक बहुत बड़ा कारण बना लोगों में उत्साह जगाने के लिए कि ऐसा नहीं कि यूरोपियन जो है वो, उनका प्रभुत्व जो है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में सदैव रहेगा और रहता ही रहेगा। तो वहां भी ये एक नैरेटिव था कि जापानियों ने लड़ाई लड़ा, जीता, हम भी जीतेंगे। और इस बात पर टैगोर ने काफी ध्यान दिया। तो नैरेटिव्स जो हैं वो लोगों को उत्साह दिलाने में, या यदि एक बहुत ही गूढ़ बात है जो लोगों के जहन से हट नहीं सकती कि भाई अंग्रेज हमारे आका हैं, हम उनकी प्रजा हैं और हमारे बीच में कोई मिलाप नहीं, वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, यदि ये विचार है तो ऐसी परिस्थिति में और भी अधिक जरूरी है कि एक ऐसा नैरेटिव हो जो पावरफुल हो, जो इमोशनल हो, जो सत्य भी हो, ताकि लोग उस नैरेटिव की ओर आकर्षित हो सकें और उसके कारण नए विचार फिर उन तक मिल सकें कि भाई ये बात नहीं है कि यूरोपियन जो है वो हमसे बेहतर हैं और हमसे बेहतर कपड़े बनाते हैं और हमसे बेहतर मिलिट्री रख सकते हैं, हम भी उनसे लड़ सकते हैं, हम भी उनसे जीत सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण नैरेटिव था। स्वदेशी, चरखा, उसके बाद स्वराज की बात आ गई, उसके बाद जनतंत्र की बात आ गई। तो ये सारे जो अलग अलग विचार हैं ये अलग अलग वक्त में महत्वपूर्ण हुए, लेकिन धीरे धीरे करते करते इनका एक नैरेटिव से दूसरा नैरेटिव बना, दूसरे नैरेटिव से तीसरा नैरेटिव बना, और ये सारे क्विट इंडिया एक और नैरेटिव बना। और ये नैरेटिव्स जो है वो लोगों को प्रोत्साहित करते गए और अंत में हमें आजादी भी मिल गई। और ये जो आपने नैरेटिव बोला, मतलब स्वदेशी वाला, वो इतना पावरफुल है कि वो 100 साल बाद भी चल ही रहा है। मतलब अभी भी हम लोग देखते हैं, वो अलग अलग शेड में देखते हैं उसका प्रेजेंस। जैसे हम लोग देखते हैं अभी भी फॉरेन कंपनीज अगर इन्वेस्ट करना चाहती हो तो थोड़ा एक हेजिटेंसी रहती है कि पहले हम लोगों को कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, तो वापस वैसे ही होगा। तो वो नैरेटिव का आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट आज भी चल ही रहा है। जी, और नैरेटिव्स का जो इफेक्ट है वो अच्छे और बुरे ढंग, दोनों ढंग से हो सकता है। तो इकोनॉमिक सेंस में
सबसे महत्वपूर्ण जो नैरेटिव जो हो सकता है वो है लोगों के बीच विश्वास या अविश्वास पैदा करने वाले जो नैरेटिव्स होते हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक लेख लिखा जिसमें मैंने बात की कि कैसे तमिल आइडेंटिटी को प्रोत्साहन दिया गया तमिलनाडु में 1950, 60, 70 में, जिसके कारण लोग साथ आए और जो ये जाति और जातिगत जो बहुत सारे भेदभाव तमिलनाडु में हुआ करते थे, उनके स्थान पर एक कॉमन तमिल आइडेंटिटी पर जोर और दिया गया। और इसके कारण जो है, जो फ्रैक्शनलाइजेशन है या जो लोगों में जो छोटे छोटे बंटवारे हैं, गुटबाजी जिसको बोलते हैं, गुटबाजी, तो गुटबाजी कम हुई तमिलनाडु में और अधिक पब्लिक गुड्स दिए गए, अधिक फ्रीबीज दिए गए और इसके कारण एजुकेशन, हेल्थ, इन विषयों पर और अधिक बल दिया गया। तो ये एक पॉजिटिव नैरेटिव हुआ जहां आपने एक कॉमन आइडेंटिटी को बनाया और उसके कारण गुटबाजी घटी। वहीं उसके स्थान पर यदि आप नाजी जर्मनी की बात करें तो नाजी जर्मनी में एक प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर ऑफ जायन करके एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जो सरासरी झूठ थी। इसमें ये कहानी थी कि यहूदियों के द्वारा एक वर्ल्ड डोमिनेशन किया जा रहा है और हिटलर ने, जब वो चांसलर नहीं था उस वक्त, उसने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और आगे बढ़ाया और उसने ये कहानी बनाई कि भाई यहूदी जो है यही तुम्हारे देश के सबसे बड़े दुश्मन है और जितनी सारी बुराइयां जर्मनी में हैं उनका सबका कारण यहूदी ही है। इस प्रकार के जो नैरेटिव्स होते हैं जहां हम किसी एक विशेष धर्म या किसी समुदाय संप्रदाय पर सारे अपने मुश्किलों का दोषारोपण कर दें, वैसे नैरेटिव्स भी बहुत अधिक इमोशनल होते हैं और लोगों को में इस प्रकार के नैरेटिव्स में भी बहुत अधिक रुचि होती है। यदि आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि अमेरिका के सारे मुश्किलों का जड़ या तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या तो चाइनीज हैं और दूसरे इन दोनों को यदि ठीक कर दिया जाए तो बाकी सारे मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अब होता क्या है कि यदि आप इस प्रकार के देश में हैं जहां पर किसी विशेष समुदाय को पूरे देश के मुश्किलों का कारण बनाया जा रहा है, तो वैसी सिचुएशन में बंटवारा अधिक हो जाता है, अविश्वास बढ़ जाता है और इसका इकोनॉमिक इफेक्ट भी होता है क्योंकि आप फिर किसी विशेष समुदाय से बिजनेस नहीं करते या गुटबाजी और अधिक बढ़ जाती है। तो ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट नैरेटिव से बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो वहां पर एक डायरेक्ट लिंक है नैरेटिव्स का इकोनॉमिक आउटकम से। इससे मैं थोड़ा सा असहमत हूँ प्रतीक, मैं इस बात पर कि नैरेटिव्स, एक नैरेटिव का ही सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों हो सकता है। मतलब जैसे कि हर कहानी में एक विलन अगर हो तो वो कहानी पावरफुल बन जाती है ना, मतलब हमारी सब मूवीज में एक विलन जरूर होता है। तो वैसे ही आप जैसे तमिल आइडेंटिटी वाला भी नैरेटिव देख ले, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ पर उसमें भी विलन्स ढूंढे गए है ना, तो काफी कुछ ये भी ढूंढा गया कि और उसमें बेसिस भी था, ट्रूथ भी था, लेकिन उसकी वजह से भी हुआ कि ब्राह्मण लोगों ने कुछ अत्याचार किए थे तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट हुआ, काफी एक्सोडस भी हुआ। तो ये भी हर पॉजिटिव नैरेटिव का थोड़ा अलग पहलू भी होता ही है। और जैसे आप हिटलर की भी बात करें तो वहां पर भी फर्स्ट फ्यू इयर्स के लिए तो कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ था वगैरह वगैरह, है ना। बात यह है कि कई बार पाया गया है कि जिस किसी भी नैरेटिव में कोई एक स्पष्ट दुश्मन होता है, वैसे नैरेटिव्स काफी आसानी से आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। और ये आप देखेंगे, यदि आप ट्विटर को ही देखें तब पाएंगे कि इस प्रकार के जो टारगेटेड ट्वीट्स होते हैं उनका वे काफी वायरल होते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि लोग हैं जो विचित्र प्रकार के ट्वीट्स कर रहे हैं और उनके 10,000, 15,000, 20,000 फॉलोअर्स हैं और वे बस एक प्रकार की नेगेटिव टारगेटेड प्रकार के ट्वीट्स कर रहे हैं किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म के विरुद्ध। तो ये बात तो सच है कि यदि आप लोगों में
भय एक बहुत पावरफुल इमोशन है, और यदि आप कहते हैं कि तथाकथित व्यक्ति या समुदाय आपका एनिमी है, तो इससे नैरेटिव्स की जो वायरलिटी है वो बढ़ने लगती है। और ये इस बात को शोध ने भी देखा है कि विसरल प्रकार के, सेंसेशनल प्रकार के जो नैरेटिव्स होते हैं वो काफी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा होता कि अच्छे तथ्य आधारित जो नैरेटिव्स हैं वो सबसे जल्दी आगे बढ़ते, तो फिर नैरेटिव्स को समझने की आवश्यकता नहीं थी, हम तथ्यों पर ध्यान देते। लेकिन हमने ये पाया, जब हम स्पेशली जब हम एक सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं, जब हमने पाया कि जो विसरल कंटेंट है, जो सेंसेशनल है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, ज्यादा अधिक वायरल होता है, तब ये बात स्पष्ट हुआ कि तथ्य एक तरफ होती है और नैरेटिव्स दूसरी तरफ होती हैं। और जस्ट क्योंकि आपके तथ्य बहुत ही अच्छे हैं, उसका ये अर्थ नहीं कि आपकी बात लोगों तक पहुंची जाएगी। और यहीं पर नैरेटिव्स का महत्व बढ़कर आगे आता है, क्योंकि यदि तथ्यों और नैरेटिव्स दोनों के स्प्रेड में कोई विशेष भेदभाव नहीं होता, तब हमें नैरेटिव्स पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं थी, हम सीधे तथ्य पर ध्यान देते। लेकिन क्योंकि हम पाते हैं कि तथ्य एक ढंग से चलते हैं, नैरेटिव्स दूसरे ढंग से चलते हैं, इसलिए हमें नैरेटिव्स पर ध्यान देना पड़ रहा है। बेसिकली दिमाग से ज्यादा दिल को छूने वाला जो कहानी है वो ज्यादा असर करती है। और बात यह है कि अर्थशास्त्रियों ने अभी तक दिल पर उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने दिमाग पर ज्यादा ध्यान दिया, तथ्यों पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने माना कि इंसान रैशनल बीइंग्स होते हैं, और यदि तथ्य आधारित बातें हैं तो इंसान जो है उनके प्रति और अधिक आकर्षित होगा। लेकिन दिल ऐसे काम नहीं करता। इसलिए यदि हमें इंसानों और उनके बिहेवियर को और अच्छे से समझना है तो उनके दिल पर ध्यान देना होगा, और यदि हमें दिल को समझना है तो हमें नैरेटिव्स पर ध्यान देना। बिल्कुल। ये प्रणय आजकल बड़ा उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने चल रहा है ना। तो अभी बीजेपी आजकल वैसे देखा जाए तो एकदम मास्टर है नैरेटिव्स की, लेकिन अभी ये फार्मर बिल के चीजों में तथ्य काफी उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी किसानों पे अत्याचार हो रहा है। ऐसा दिल पे लगने वाली चीज है कि वो जो नैरेटिव की लड़ाई है उसको नहीं जीत पा रहे हैं। जी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो उन्होंने अगर देखा जाए तो वो लव जिहाद की बात में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन क्योंकि वो काफी लोगों के दिल को छूती है बात, तो उनके तो बिल भी पास हो गए। और यही बात है कि यदि आप, और शायद मुझे लगता है कि 2010 तक जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया थी जहां पर पढ़े लिखे शिक्षित एडिटर्स थे, वे भी जो थे वो दुनिया को एक बड़े ही रैशनल ढंग से देखते थे और सोचते थे कि जो तथ्य आधारित बातें हैं उनको अधिक बल मिलना चाहिए और उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज हम एक बड़े ही डेमोक्रेटाइज्ड प्रकार की दुनिया में है जहां पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है और कोई भी बात वायरल हो सकती है। तो इसीलिए पिछले 10 साल से ही हमने ये पाया है कि वायरलिटी जो है वो दिल के अनुसार चलती है और तथ्य जो है वो दिमाग के अनुसार चलते हैं, और इनमें भेदभाव होने के कारण हमें इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन को एक नए ढंग से फिर से देखना होगा। या फिर जो तथ्य या फिर हमको एक नई तरह से खुद सोचना पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं कि तथ्य वाली चीजें आगे बढ़ें, हमको देखना है कि तथ्य को हम दिल से कैसे जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि एडवर्टाइजर्स तो कितने समय से कर रहे हैं। आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया जाता है तो सिर्फ ये थोड़ी बताया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, ये बताया जाता है ये देखिए लगा के आपको बाकी लोग पसंद करेंगे। हाँ, तो नैरेटिव्स के मास्टर्स जरूर से हैं, मतलब ये एडवर्टाइजर्स। हाँ, स्पेशली कुछ ब्रांड्स, यदि आप पेप्सी कोला, हम स्ट्रैटेजी कोर्स में कोका कोला और पेप्सी के बारे में पढ़ाते भी हैं, और हम ये भी बताते हैं कि इस एडवर्टाइजिंग का कोई भी मतलब उनके टेस्ट से नहीं होता, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी दोनों का ही टेस्ट एक जैसा ही है। बिल्कुल बात है कि एक नैरेटिव है कि आप यदि आप थम्स अप पी रहे हैं तो आप बड़े ही एडवेंचरस टाइप के आदमी तो ये हमारे अंदर डाल दिया गया है। तो आज ही मैं थम्स अप पी रहा था, तो एक जो भी हो, एक बार वो स्लोगन आ ही जाता है कि थम्स अप टेस्ट द थंडर। तो वही नैरेटिव है, क्योंकि आप जब थम्स अप ले रहे हैं तो आप एक प्रकार के लाइफस्टाइल को चुन रहे हैं, और ये जो है बस नैरेटिव्स ने क्रिएट किया। यहाँ तो तथ्य भी नहीं, एक्चुअली यहाँ बस आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया
और वो इमेजिनेशन जो है वो हमारे अंदर इतनी गूढ़ तक है कि हमारे दिल को तुरंत छू लेती है। और हाँ, तो बात सीधी सी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजर्स और सोशल मीडिया के बाद ही नैरेटिव्स महत्वपूर्ण बने हैं। कोई भी व्यक्ति जो धर्म किसी व्यक्ति ने भी जिसने धर्म की शुरुआत की, वो व्यक्ति नैरेटिव्स के साथ काम कर रहा था, चाहे जीसस हो या मोहम्मद हो या बुद्ध हो। तो नैरेटिव्स ही हैं जो वायरल होती हैं, और ये वक्त था जहां पे नैरेटिव्स का वायरल होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट नोटिफिकेशन से नई नई बातें नहीं आ रही थी, टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और उसके बावजूद यदि किसी के विचार 1000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व वायरल हो रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि उनके नैरेटिव्स जो थे वो काफी पावरफुल थे, जिसके कारण वो लोगों तक पहुंच पाए। यदि हम बात करें तो कई बार कहा जाता है कि मार्टिन लूथर, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत की थी, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें उन्होंने कई सारे बातें कही कि क्यों कैथोलिक चर्च जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, और इसी कारण वे कैथोलिक चर्च का विरोध करते हैं। और उन्होंने इस पैम्फलेट को बस एक जगह पर कील से ठोक दिया, और फिर ये पैम्फलेट जो है वो वायरल हो गया प्रिंटिंग प्रेस के कारण। लोग उसे छापने लगे, और ये पैम्फलेट जो है न जाने कहां किन किन शहरों तक पहुंच गया। और कई बार कहा जाता है कि ये पहला वायरल पोस्ट था हिस्ट्री में, जो 1517 में हुआ। तो ये भी एक नैरेटिव है, क्योंकि बहुत ही स्पष्टता से, बड़ी ही क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी से मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का क्रिटिसिज्म किया। और क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी प्रिंटिंग प्रेस की, उस वक्त टेक्नोलॉजी थी प्रिंटिंग प्रेस की, उस कारण ये जो बात है ये वायरल हो गई, और इतनी वायरल हो गई कि क्रिश्चियनिटी में एक 1500 साल के बाद एक स्किज्म हो गया, बंटवारा हो गया, और आज तक एक प्रोटेस्टेंट्स हैं और कैथोलिक्स हैं, और ये इन दोनों में आज भी जो है भेद है। तो ऐसा नहीं कि ये नैरेटिव्स आज ही महत्वपूर्ण हुए हैं। इकोनॉमिस्ट्स जो हैं, अर्थशास्त्री जो है, वो उन्होंने आज नैरेटिव्स पर ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो नैरेटिव्स हमेशा ही रहे हैं, और वायरलिटी होती ही रही है। पहले शायद चीजें धीरे धीरे वायरल होती थी, अब जो है हर दिन कुछ नई बात वायरल हो जाती है। हाँ, नहीं, और एक तरीके से देखे जो नेशन, कॉम जो जिसे कहते हैं, वो भी एक नैरेटिव ही है, और हम लोगों ने इसके ऊपर एपिसोड भी किया था पहले। तो बेनेडिक्ट एंडरसन का जो आइडिया है, इमेजिन्ड आइडेंटिटी, इमेजिन्ड कम्युनिटी, उसका प्रिंटिंग प्रेस से बहुत ज्यादा लेना देना है। प्रिंटिंग प्रेस ने उस नेशन के विचार को बनाया, तो बिल्कुल नेशन स्टेट्स भी जो है वो एक विचार ही है कि हम एक देश है, भले ही हमारी भाषाएं अलग हैं, लेकिन देश हम एक ही। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, और ये जरूरी नहीं कि ये नैरेटिव हमेशा ही लोग अपनाएं। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम ये एक विचार है कि एक रानी है, वो 4 देशों की ऊपर राज्य करती हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन जब तक ये विचार है तब तक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है विचार खत्म हो जाए और ये 4 देश आपस में टूटकर स्वतंत्र हो जाए। तो अंत में तो ये विचार ही है जो लोगों को बांधे हुए हैं, और विचारों का महत्व जितना अधिक हम सोचेंगे उतना अधिक आपको दिखेगा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपने प्रतीक अर्थशास्त्र के बारे में कहा कि कैसे अभी अर्थशास्त्री इसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या रिश्ता है हमारी अर्थव्यवस्था और कहानियों का या नैरेटिव्स का? तो पहली बात तो मैंने जैसे कहा कि नैरेटिव्स जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म में किसी भी सोसाइटी में ट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, और ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट जो है वो अंत में मार्केट फ्रिक्शंस क्रिएट करते हैं। इसलिए नैरेटिव्स का एक तो डायरेक्ट किसी भी इकोनॉमिक एक्सचेंज में बड़ा ही महत्व होता है कि यदि लोगों को ऐसा विश्वास है कि इस अर्थव्यवस्था में चीजें आसानी से होती हैं, और यदि सब कोई ऐसा माने तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, जिसके कारण ऐसा होने भी लगता है। तो एक तो ये एक लॉन्ग टर्म की बात है। दूसरी बात है, नैरेटिव्स जो है वो बबल्स के रूप में आती हैं। तो बबल्स जो है स्टॉक मार्केट बबल्स होते हैं, और
यदि आप .com बबल की बात करें या आप 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, तो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो एक नैरेटिव था कि हाउसिंग प्राइसेस कभी नीचे नहीं होते, इसलिए यदि आपका जो भी आपका ऑफरिंग है, एसेट है, वो यदि हाउसिंग के बेसिस पर बना है तो आपका एसेट जो है वो एक तरह से रिसेशन प्रूफ है या रिसेशन प्रूफ सा है। और ये नैरेटिव के कारण लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अंत में बुनियादी तौर पर क्योंकि इकोनॉमी, हाउसिंग मार्केट जो है वो डिक्लाइन करने लगा, प्राइसेस घटने लगे, तो अंत में एक स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और एक ग्लोबल रिसेशन हो गया। तो कई बार नैरेटिव्स ऐसे होते हैं कि एक भेड़ चाल वाली जो नैरेटिव्स होती हैं वो भी होती हैं जिसके कारण बबल्स क्रिएट होते हैं। तो इसके बारे में रॉबर्ट शिलर ने कई बार बात किया है कि कैसे नैरेटिव्स एनिमल स्पिरिट्स को बढ़ाते हैं, घटाते हैं और इसके कारण बबल्स क्रिएट होते हैं इकोनॉमी में। तो ये एक शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म में आपकी संस्कृति जो अर्थव्यवस्था को कई ढंग से बदलती है वो नैरेटिव से बदल सकती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म की बात हुई जहां पर नैरेटिव्स अर्थशास्त्र पर एक इफेक्ट लाते हैं। इसमें एक और चीज बताइए प्रतीक कि मतलब नैरेटिव्स तो यूजुअली जैसे कहते हैं ना कि आइडियाज को व्यक्त करते हैं और विचार जो हैं वो नैरेटिव्स की वजह से ज्यादा फैलते वगैरह हैं, तो इसका आप क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म या प्रॉस्पेरिटी जैसे जो यूरोप 15वीं सदी से एक भारत और चीन से एकदम से आगे निकल गया, उसमें नैरेटिव्स का कितना योगदान था आपको लगता है? पहली बात है कि नैरेटिव्स जो हैं वो खुद भी एक इकोनॉमिक, सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें ही निकलते हैं, उपजते हैं, और साथ ही साथ नैरेटिव्स खुद भी इकोनॉमी और संस्कृति और एनवायरनमेंट को बदल भी सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो आविष्कार हुआ वो था प्रिंटिंग प्रेस का। आप जरा सोचिए कि यदि किताबें जो है वो जो किताब आप 500 रुपए में लेते हैं यदि वो 1 लाख रुपए में आप खरीदते तो कम ही लोग होते जो किताबों को पढ़ते, और किताबों को पढ़ना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती। और सच्चाई ये है कि मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स वो 1450 के पहले हुआ ही नहीं करती थी। लोग हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जरूर रखते थे। चीन में भी बुक प्रिंटिंग की एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एक ऐसा आविष्कार था जिसके कारण जो प्रिंटिंग की लागत थी वो बहुत कई गुणों तक घट गई, और जो किताब पहले 80,000 रुपए में मिलते थे वो अब आपको 300-400 रुपए में मिलने लगे, मतलब उस वक्त के पैसों के रूप में। अब इससे क्या हुआ कि जरा सोचिए कि यदि आप किताबों को नहीं पढ़ सकते तो आपको जो विचार हैं आपके या आपके जो नैरेटिव्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो आपको ये नैरेटिव्स मिलेंगे आपके परिवार से, आपके मित्र से, आपके शिक्षकों से, या किसी जो शासन तंत्र है उसके द्वारा। उसके अलावा आप ये बहुत ही कम होगा कि आप कोई किताब जाकर पढ़ेंगे। पहली बात तो आपको लिटरेट भी होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए। तो बिना मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस के जहां पर किताब सस्ते हों, विचार कौन कहां से आते हैं उसका जो पूरा डायनामिक्स है वही अलग है। अब जहां तक बात आती है जब प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है तो अब एक भीड़ हो जाती है लोगों की कि नए नए विचार लाने वाले लोगों की, कि तो इरास्मस, मार्टिन लूथर, और यहां तक कि 1400 के आसपास में लोगों ने, यूरोप में लोगों ने एरिस्टोटल, प्लेटो, इस प्रकार एसॉप्स, ऐसे लोगों को वो लोग भूल चुके थे। तो उनकी किताबें, लुका पचोली एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनकी किताब थी जिसमें लोगों को हिंदू अरेबिक नंबर्स से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और उसके कारण बुक एंट्री, डबल एंट्री बुक कीपिंग लाई। तो कई प्रकार के विचार जो है अचानक लोगों तक मिलने लगे, वैसे लोगों को जिन्होंने आज तक सारे विचार अपने चर्च से या अपने माता पिता से या अपने परिवार से या किसी राजा से प्राप्त किया। अचानक ऐतिहासिक विचार,
कहीं कोई व्यक्ति पेरिस में बैठा है, वो अपने विचार इटली तक फ्लोरेंस तक भेज रहा है, कोई फ्लोरेंस में बैठा है, वो अपने विचार नीदरलैंड्स में भेज रहा है। तो विचारों में क्रांति आ गई। अब तो पहली बात तो ये हुई। अब साथ ही साथ क्या हुआ कि यदि आप बात करें उन लोगों की जो एक्सप्लोरर्स थे, जो अटलांटिक वास्को ड गामा टाइप के जो लोग थे, जिन्होंने जो वॉयजेस करने लगे और नए नए जगहों पर जाने लगे, जिन्होंने भारत को देखा, अफ्रीका को देखा, जब वे लोग एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि उनके बुजुर्गों ने जो जो बातें कही उनसे कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया ऐसी चलनी चाहिए, लोग ऐसे होते हैं, दुनिया जो है वो गोल है, सीधी है, वगैरह वगैरह, उन्होंने पाया कि उनके बुजुर्गों ने जो भी उनसे कहा वो हमेशा ही सत्य नहीं था। और ये बातें जो है और अधिक लोगों तक पहुंचने लगी कि भाई हमारी जो बुजुर्गों की बातें थी और जो नए वॉयजर्स, जो एक्सप्लोरर्स हैं, वो जो नई बातों को ढूंढ रहे हैं, उनमें एक भेद है। और इसके कारण क्या हुआ कि एक अविश्वास सा बन गया पूर्वजों के प्रति, और विश्वास बन गया यूरोपियन लोगों में उन लोगों के प्रति कि हम जो है अपने पूर्वजों से शायद ज्यादा जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा, यदि आप देखें चीन को या भारत को, तो हमने हमेशा ही अपने पूर्वजों को बहुत अधिक इज्जत दी है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं। यदि आज भी यदि मैं अपने मित्रों से बात करता हूं तो वे बड़े ही आसानी से अपने पूर्वजों का मखौल उड़ा देते हैं। जो यदि आप भारत में देखें तो बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसा करेंगे। तो ये एक भेद है जो यूरोप में 1500-1600 के आसपास शुरू हुआ, और इसके कारण जो है एक नए प्रकार के विचार शुरू हुए, और इसमें पूंजीवाद था, इसमें विज्ञान पर और अधिक बल भी था, और ये सारी चीजें फिर साथ में आई, और फिर हमने ऑफ कोर्स एक नए प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम को इन लोगों ने अधिक बल दिया, जो आज शायद विश्व भर में अपनाई जा रही है। ये तो आपने बहुत जबरदस्त चीज बोली प्रतीक। तो ये जो हिंदुस्तान में कभी कभी जो नैरेटिव एक छोटा सा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, जो हम हिंदुस्तान में एक काफी, जिसको हमारा मूल्य माना जाता है ना, कि बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर करो, पर उसी में एक चीज छुपी है कि यानी कि पुराने विचारों का भी आदर करते रहो, और उसमें नए विचारों के ऊपर आपका ध्यान उतना नहीं जाता फिर। जी जी जी, बिल्कुल। तो क्या है कि एक बहुत ही यूरोप में जो हुआ वो बड़ी विचित्र सी चीज थी, कि क्योंकि एक तरह से जो पूरा यूरोपियन रेनेसांस था वो उनके जो पुराने 2000 साल पहले जो प्लेटो और सुकरात और एरिस्टोटल ने कहा, उन्होंने प्रेरणा जो है उनसे ही ली, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी पाया कि ये लोग जो हैं वे पूरी बात नहीं जानते, और शायद हम इनसे ज्यादा जान सकते हैं। तो बात ये नहीं है कि इन्होंने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये माना कि शायद हमारे पूर्वज सर्वज्ञ नहीं थे, उनकी जानकारी, उनके ज्ञान में बहुत सारी खामियां थी, और जितना ज्यादा उन्होंने दुनिया को देखा उतना अधिक उन्हें अपने पूर्वजों के ज्ञान पर शक होने लगा, और उतना अधिक वो खुद ज्ञान उपार्जन में इंटरेस्टेड हो। तो बात ऐसी है। तो उसमें भी प्रतीक, मैंने आपका एक पेपर पढ़ा जिसमें आप उत्तर पूर्व यूरोप और इटली वगैरह में जो अंतर था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी पर मैं पूछना चाहता था कि यूरोप में के उत्तर पूर्व में ही पूंजीवाद क्यों इतनी गति से बढ़ा, जबकि वैचारिक तौर पर तो इटली में सबसे ज्यादा खलबली मची हुई थी कुछ साल पहले तक। तो ऐसे क्यों डिफरेंस था ये? तो जैसे कि आप देखते हैं कि इंटरनेट आया, तो इंटरनेट जब, मुझे याद है कि 1999-2000 में हम लोग इस प्रकार के वाद विवाद प्रतियोगिता में जाते थे कि इंटरनेट अच्छा है या बुरा है, इस प्रकार की बातें हम करते थे। तो अच्छी बातों में कहा जाता था कि इंटरनेट के आने से लोग जो है नए नए स्किल्स सीख पाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा सच भी है, कई लोग आज नए स्किल्स सीख रहे हैं इंटरनेट के कारण। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो इंटरनेट का प्रयोग दूसरी चीजों के लिए कर रहे हैं, जैसे पोर्नोग्राफी। तो अब किस जगह पर किस प्रकार के विचार और अधिक सक्सेसफुल होते हैं, ये
उन जगहों के लोकल कंडीशंस पर निर्भर करता है। तो जब हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, तो जब 1500 के आसपास में प्रिंटिंग हो रही थी तो कई प्रकार के लोग थे, कई प्रकार की चीजें लिखी जा रही थी। सबसे अधिक तो बाइबल की प्रिंटिंग हो रही थी। ऐसा नहीं कि एकदम क्रांतिकारी विचार ही हो रहे थे, बाइबल की प्रिंटिंग हो रही थी। बाइबल की प्रिंटिंग नहीं हो रही थी तो ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में वाद विवाद चल रहा था, वो नहीं हो रहा था तो सरकारी ऑर्डर्स प्रिंट हो रहे थे। बहुत प्रकार की चीजें थी जो प्रिंट हो रही थी। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि कई बार पोर्नोग्राफिक मटेरियल प्रिंट हो रहा था। 1500 की बात हो रही है। कई बार विचक्राफ्ट की बातें प्रिंट हो रही थी। तो विविध प्रकार की चीजें प्रिंट हो रही थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वैसे कौन से जगह थे जहां पर लोगों को इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कि दुनिया कैसे चलती है, चीजों का दाम कितना है, कैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार की जो प्रिंटिंग, इस प्रकार का प्रिंटिंग कंजम्पशन जो है वो कहाँ हो रहा था। तो अब क्या है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है उसमें दो चीजें साथ हुई। पहला, एक तो प्रिंटिंग की क्रांति वहां हुई, साथ ही साथ प्रिंटिंग क्रांति जर्मनी में भी हुई, प्रिंटिंग की क्रांति इटली में भी हुई। इन सभी जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में प्रिंटिंग हो रहा था। जो ऐसे जगह जहां प्रिंटिंग नहीं हो रहा था वो था स्पेन। स्पेन जो है वो उसमें थोड़ी देरी लगी प्रिंटिंग के आने में। तो पहला तो एक ये रेवोल्यूशन हो रहा है यूरोप में। दूसरा यूरोप में जो रेवोल्यूशन हो रहा है वो है कोलंबस का रेवोल्यूशन और वास्को डी गामा का रेवोल्यूशन। इसी वक्त 1500 के समय जब लोगों ने नए नए ढंग से नए नए जगहों को के सी रूट्स प्राप्त किए कि हम यहां से जाकर इस रास्ते से हम इन जगहों से ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड के नए नए ढंग पाए जा रहे थे और ये जो ढंग है वो अटलांटिक कोस्ट में पाया जा रहा था। क्योंकि क्या था कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसने ये जो लैंड रूट था भारत या एशिया और यूरोप के बीच में उसे बंद कर दिया था। और इसके कारण जो पुराना जो ढंग था ट्रेड का, जिसके द्वारा वेनेशियंस और इटालियंस काफी अधिक संपन्न थे, जो लैंड रूट द्वारा था, वो रूट बंद हो गया। तब लोगों को एक नए रूट की आवश्यकता थी। तो अटलांटिक द्वारा एक नए रूट को पाया गया जो लोगों को भारत तक भी जोड़ता था और अमेरिका तक भी जोड़ता था। और पहले तो जैसे आपको पता ही होगा कि यूरोपियों ने सोचा कि अमेरिका भारत ही है, इसलिए उन्हें इंडियंस कहा। तो अब क्या है कि जो अटलांटिक कोस्ट है वहां पर इसलिए दो क्रांतियां हो, तो उसपे एक ये दूसरी क्रांति हो रही है। तो यदि आप नॉर्थ ईस्ट को देखें जो अटलांटिक कोस्ट पर है और जहां पर प्रिंटिंग की भी क्रांति हो रही है, तो यहाँ दो दो क्रांतियां साथ में हो रही हैं, जो जैसी क्रांति कहीं और नहीं हो रही। यदि आप जर्मनी को लें तो जर्मनी में ट्रेड की क्रांति नहीं हो रही, जर्मनी में सिर्फ प्रिंटिंग की क्रांति हो रही है। तो वहां पर मार्टिन लूथर आते हैं, वो अपनी धर्म की बात करने लगते हैं। जहां तक बात आती है इटली की, तो इटली में जो है संस्कृति की क्रांति हो रही है, अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं और एक तरह से जितनी भी पुरानी लैटिन में लिखी बातें उनको प्रिंट किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वहां भी ट्रेड की क्रांति नहीं हो रही। लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है वहां ट्रेड की क्रांति हो रही है और साथ ही साथ प्रिंटिंग भी है। तो अब लोग जो है, जब लोगों को आवश्यकता है ट्रेड के बारे में जानने की, साथ ही साथ लोग अब इसे उस ट्रेड के इंफॉर्मेशन को प्रिंट भी कर रहे हैं। तो क्या है कि जानकारी कैसे बिजनेस होता है, किस प्रकार से हमें क्या दाम है किसी चीज का, कैसे हमें अकाउंटिंग करना है, इत्यादि इत्यादि, इसके बारे में जो है जैसे एंटवर्प है या एम्स्टर्डम है, इन शहरों में अधिक लोगों को इसके बारे में ज्ञान होने लगा। अब इससे क्या हुआ कि क्योंकि मेरे पास अधिक नॉलेज है, अब मैं जो है इसके कारण दूसरे लोगों के साथ ज्यादा आसानी से बिजनेस कर सकता हूँ। अब मुझे किसी गिल्ड के द्वारा बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जो है किसी एसोसिएशन का मेंबर, जैसे आप बात करें कि टैक्सी एसोसिएशंस होते हैं कि आपको यदि टैक्सी पकड़नी है तो आपको किसी टैक्सी एसोसिएशन में जाकर ही, कलकत्ता में ऐसा हुआ करता था कि आपको उस टैक्सी एसोसिएशन के ही टैक्सी को लेना है, नहीं तो आप टैक्सी में नहीं जा सकते। वैसे ही पहले जमाने में क्या होता था कि आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस करना है तो आपको एक गिल्ड द्वारा ही बिजनेस करना होगा
और ये जो थे वो अलग अलग प्रकार के ढंग से लोगों की मदद भी करते थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को जानता था। लेकिन यदि आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए करना मुश्किल था। तो अब जब आपके पास अधिक इंफॉर्मेशन है तो उससे क्या होता है कि आप जो है आपकी क्षमता अनजान लोगों से बिजनेस करने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक ज्यादा इन्फॉर्म सोसाइटी है। तो अब जो है आप गिल्ड के द्वारा बिजनेस करने की जगह आप बेसिकली दो अनजान लोग आपस में बिजनेस करने लगते हैं, पार्टनरशिप्स करने लगते हैं। उसके कारण इंस्टीट्यूशंस बनने लगते हैं कि भाई ठीक है, सरकार बोलती है कि ठीक है हम लोग लोकल मजिस्ट्रेट्स बनाएंगे, आपको नोटरी से आपको लिखित एविडेंस मिल जाए कि आप लोग दोनों लोगों ने पार्टनरशिप किया है। तो उससे क्या होता है कि अब जब दो लोग आपस में अनजान हैं लेकिन बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, तो साथ ही साथ उसके कॉन्ट्रैक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने लगता है। कॉन्ट्रैक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो धीरे धीरे क्या है कि जो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बनने लगते हैं। और ये जो एक साइकिल है वो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में बनने लगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन होने के कारण दो लोगों में व्यापार करना आसान हो गया। बड़ी दिलचस्प बात थी प्रतीक। और ये जो डिएड्रे मैक्लोस्की हैं, उन्होंने इस पर 3 किताबें भी लिखी है ना, कि किस तरीके से यूरोप में व्यापारियों को देखने का जो नजरिया था वह भी बदल गया और उसकी वजह से पूंजीवाद को और बढ़ावा मिला। तो इसके बारे में कुछ बताइए ना, क्यों बदलाव आया इस दृष्टिकोण में? तो पहली बात तो ज्यादातर जगहों में व्यापारियों को प्रॉफिट करने को एक बुरी बात मानी गई है। ये चीज आप पेंटिंग्स में देखेंगे कि जो व्यापारी हुआ करते थे वे हमेशा ही, स्पेशली यूरोप में पेंटिंग्स जो कई सालों से, तो ये व्यापारी जो है बड़े ही चालू किस्म के लोग होते हैं, जो किसी यदि आप हिंदी फिल्मों को देखें तो पहले जमाने में जब फिल्म आते थे तो एक लाला हुआ करता था जो लोगों को लूटता था। तो हम जो चीज यूरोप में 1500-1600 के आसपास हुआ कि जो व्यापारियों को देखने का जो हमारा नजरिया था वो बदलने लगा, उसी प्रकार का बदलाव आज जो है भारत में हो रहा है। जहां पहले फिल्मों में हम व्यापारियों को ये गिद्ध जैसे लोग के रूप में देखते थे, आज हम व्यापारियों को ये एंटरप्रेन्योर्स और हीरोज के रूप में देखते हैं। सौरभ सुन लीजिए आप। तो ये जो बदलाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सांस्कृतिक, क्योंकि आप जरा सोचिए तो क्या होता क्या है कि यदि व्यापार जो है वो एक बुरी चीज मानी जाती है तो ऐसा होता है कि कुछ ही ऐसे समुदाय होते हैं जो व्यापार करते हैं वैसी परिस्थिति में। लेकिन यदि व्यापार जो है वो एक अच्छी बात है, एक वर्चुअस चीज होती है, तो आप जो है और अधिक लोग जो हैं वो व्यापार करने लगते हैं, तो एक डेमोक्रेटाइजेशन हो जाता है पूंजीवाद में भी। और पूंजीवाद यदि सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो उसे क्रोनी कैपिटलिज्म बोला जाएगा और वो अच्छा पूंजीवाद है भी नहीं। इसलिए ये जो एक वैचारिक चेंज होता है, इससे होता है कि जैसे मैं जिस समुदाय से आता हूं वहां लोग ज्यादातर बिजनेस नहीं करते, लेकिन हमारा जो जनरेशन है उसमें लोग कर रहे हैं। और ये एक वैचारिक चेंज है, क्योंकि बदलाव है, क्योंकि पहले व्यापार करना एक बुरी चीज मानी जाती है कि नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, व्यापार कौन करता है। लेकिन अब वैसा नहीं सोचा जाता, अब लोग मानते हैं कि बड़ा इनोवेटिव हीरोइक काम है। और दूसरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका बड़ा सरल सा उत्तर है कि जब व्यापार करना सरल होता है तो व्यापार लोग करने लगते हैं, और जब व्यापार लोग करने लगते हैं तो साथ ही साथ तो ये जो व्यापारियों की जो एक का जो ये बोर्जुआ ग्रुप कम्युनिटी जो है वो बढ़ने लगता है, जो शहरों में रहता है, जो शहरों में व्यापार करता है, जिससे कुछ नया करने की, इनोवेटिव करने की इच्छा होती है। मैं क्रोनी कैपिटलिस्ट बहुत बहुत अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जो व्यापारी समुदाय से आते हैं। और जब ये समुदाय बढ़ने लगता है तो इन्हें जो है, इनके जो विचार हैं ये थोड़े अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि इन्हें इस प्रकार की हिंदू, मुस्लिम और ज्यू और नॉन ज्यू, इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स है इसमें उनका उतना अधिक इंटरेस्ट नहीं होता।
उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जहां जिनसे उनका बिजनेस आसान हो, ऐसा बिजनेस बने जहां पर जो भी सबसे शिक्षित और जो भी सबसे कुशल व्यक्ति है वो उनके शहरों में आकर व्यापार कर सके। तो जो सोचने का ढंग होता है वो अलग होता है। वैसे लोग जो हैं वो विविधता को अच्छा मानते हैं, क्योंकि जितने अधिक विदेशी आएंगे उतना अधिक व्यापार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो जो सोचने का ढंग है वो बदलता है। इसलिए एक बोर्जुआ कल्चर की बात डियोड्रे मैक्लॉस्की ने की, और उनका ये मानना है कि ये बोर्जुआ कल्चर जो है वो ही सभी देशों में विकास का मूल है। तो बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हैं वो इस बात से हामी नहीं भरेंगे कि बोर्जुआ जो है वो जो है देश को आगे बढ़ाते हैं किसी प्रोलेटेरिएट, क्योंकि लेकिन ये एक बड़ी यूनिक सी बात है जो उन्होंने कही बेसिकली कि ज्यादा लोग जो हैं वो बिजनेस और धंधा शुरू करने वाले बने, ना कि सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले बने। हाँ, तो बात है कि एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर हो, हाँ, जो बनना चाहिए, जो कि आजकल हिंदुस्तान में एक ये नैरेटिव चेंज हुआ है, जैसा आपने बोला पिछले 10-15 साल में बहुत बड़ा चेंज। हाँ, कि पहले तो लोग अगर कोई बिजनेस वाला है तो उससे अपनी बेटी शादी कराने में हिचकते थे, अभी थोड़ा बदल रहा है। नहीं, और मैंने ये चेंज अपने आंखों से देखा, क्योंकि मैं अपने अंडरग्रेड में IIT दिल्ली में था और ज्वालामुखी हॉस्टल में मैं रहता था। तो ज्वालामुखी हॉस्टल से ही फ्लिपकार्ट के जो 2 फाउंडर्स हैं वो दोनों आए। तो मैंने ये जो वैचारिक चेंज है, बदलाव है, वो खुद अपने हॉस्टल में देखा कि कैसे जो हमारे जो सीनियर्स थे जो पहले चले गए वे नौकरी चाहते थे, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे हॉस्टल से फ्लिपकार्ट ने इतना सक्सेस किया, हमने देखा कि हमारे जो सामने वाला हॉस्टल था कुमाऊं, उससे जोमैटो निकला और सक्सेसफुल हो गया। तो जो हमारा सोचने का नजरिया था कि हमें भी नौकरी ही करनी है, वो बदल गया। और इसलिए मेरा जो कोहॉर्ट था उसमें न जाने कितने लोगों ने बिजनेस किया, एंटरप्रेन्योरशिप किया। तो बात यह है कि ये जो वैचारिक जो सांस्कृतिक बदलाव है वो उसे जरूरी नहीं कि सदियों लग जाए, दशक लग जाए, कुछ सालों में बदलाव आ सकता है। क्योंकि जब एक अच्छा रोल मॉडल दिख जाता है आपको कि उसने सक्सेस पाया, मैं भी पा लूंगा, तो उससे जो है बहुत ही जल्द ही एक साल के अंदर एक कोहॉर्ट से दूसरे कोहॉर्ट के अंदर ही में बदलाव आ जाता है। तो मैंने तो उसे काफी पास से देखा लोगों में, और यही चीज हम पाते हैं कि यूरोप में भी हुआ। और क्योंकि मैंने खुद भी देखा और क्योंकि ऐतिहासिक रूप से लोग इसकी बात भी करते हैं, तो इस बात में मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अधिक है कि जरूर से ऐसा इसमें इस बात में कोई ना कोई दम तो है कि एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर जो है वो बन सकता है, बदल सकता है। और ऐसे देखा जाए तो भारत में एंटरप्रेन्योरियल कल्चर हमेशा से रहा है। गुजराती, मारवाड़ी, इनमें तो काफी समय से एंटरप्रेन्योरियल कल्चर रहा है। और भारत एक तरह से देखा जाए तो हमेशा ही एक एंटी बिजनेस संस्कृति तो नहीं रही मेरे नजरिए में, जहां तक मैं भारतीय संस्कृति को समझता हूँ। बस यही है कि लेकिन जैसा आपने बोला कुछ कम्युनिटीज तक सीमित थी चीज, तो अब वो उससे बाहर निकल रही है। और किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है कि कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज बिजनेस तो करेंगे ही। तो इसलिए जो जैसे IIM बैंगलोर में मैं एक इंक्लूसिव मार्केट्स लैब करके मैं प्रोजेक्ट एक चलाता हूँ, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम और अधिक लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में ला सकें, उसके लिए क्या चीजों की आवश्यकता है। और ये बड़ा ही आवश्यक है कि कि कैसे और अधिक लोग एंटरप्रेन्योरियल हो सके। इसका यह अर्थ नहीं कि हर व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि वो संभव नहीं और वो उचित भी नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ ये जरूरी है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अलग अलग कम्युनिटी और समुदायों से आए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरियल क्लास ही बोर्जुआ क्लास होता है। जनरली कोई भी व्यक्ति जो शहरों में रह रहा है, जो एक प्रोफेशनल क्लास से आता है, वो उस बोर्जुआ क्लास का मेंबर है। और इसलिए सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं, एक सर्टेन काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में के अंदर काम करने की बात है पॉजिटिव रूप से। उसको हम बोर्जुआ क्लास कहेंगे।
तो ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि ये नैरेटिव जो है एंटरप्रेन्योरशिप का वो किस तरीके से बदल रहा है कुछ पिछले 1-2 दशकों से। तो आगे बढ़ते हैं प्रतीक, ये नैरेटिव्स पर ही आ जाते हैं। आपने बोला कि कैसे जिस नैरेटिव्स में हम लोग एक विलन ढूंढ पाते हैं वो काफी पावरफुल होता है, लेकिन ऐसे भी और कुछ नैरेटिव्स है क्या जिसमें जो फैल सकते हैं विलन वाले नैरेटिव के अलावा? जैसे मुझे एक उदाहरण लगता है, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जो नैरेटिव था इसमें शायद कोई विलन नहीं था उस वक्त, और उसमें एक थोड़ी आशा दिखा रहे थे आपको कि कुछ बदलाव आएगा, आज आपका जीवन अच्छा नहीं है और अब अच्छे दिन आएंगे। तो वो भी एक बड़ा पावरफुल सा नैरेटिव बन गया था। तो ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स हैं क्या किसी नैरेटिव के जो ज्यादा और पावरफुल बन सकते हैं? बिल्कुल, फियर और होप ये दो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और यदि आप कहीं भी देखें तो फियर और होप के इर्द गिर्द कई सारे नैरेटिव्स बनते हैं। और यदि आपको फियर इंड्यूसिंग जो नैरेटिव्स हैं जहां पर एक विलेन होता है, आपको यदि इस नैरेटिव्स के अगेंस्ट बात करनी है तो आपको होप बेस्ड नैरेटिव्स पर ही ध्यान देना होगा। और तो एक नैरेटिव जो जिस पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया वो था कि जब इस्लाम जो है वो जब 7th सेंचुरी में उसकी वो जब आगे बढ़ रहा था, तो क्या उसके इंग्रेडिएंट्स थे जिसके कारण वो इतना अधिक वायरल हो गए। तो जब आप प्री इस्लामिक अरेबिया को देखते हैं तो वो कई सारे छोटे छोटे ट्राइब्स में बटा हुआ था। अब ये एक डेजर्ट रीजन था जिसके कारण दो ट्राइब्स के बीच में ट्रेड कर यदि लोग कर सकते तो इससे बहुत लाभ था, क्योंकि किसी एक रीजन में एक प्रकार के रिसोर्सेज हैं, किसी दूसरे रीजन में दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज हैं। तो इन दोनों के बीच में यदि ट्रेड हो तो रिकार्डियन ट्रेड के द्वारा और अधिक लाभ सबको होगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्राइबल डिविजन्स थे इसके कारण इस प्रकार का ट्रेड हो नहीं पाता था। तो मक्का जो है वो एक ट्रेड हब है जहां पर कई सारे ट्रेडर साथ में आते थे वगैरह वगैरह। तो ये बात आश्चर्यजनक नहीं कि मक्का ही वो शहर था जहां से इस्लाम का सृजन हुआ, क्योंकि वो एक मीटिंग पॉइंट था अलग अलग ट्रेडर्स के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस्लाम में जो जिससे प्रॉफिट मोहम्मद ने आगे बढ़ाई, वो था उम्माह की बात। एक उम्माह है और जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उन्हें अपने ट्राइबल लीनिएजेस को खत्म करना चाहिए और उसके जगह एक बड़े उम्माह के अंदर आना चाहिए। और ये जो बात थी ये जो नैरेटिव था कि एक उम्माह का नैरेटिव था, इससे हुआ क्या कि ट्रेड में जब लोगों ने इसको अपनाया तो आप एक चीज पाएंगे कि इस्लाम जो है वो डेजर्ट रीजन में काफी अधिक रूप से पाया जाता है। तो यदि आप पाए नॉर्दर्न अफ्रीका, यदि आप पाए अरेबिया, यदि आप पाए सेंट्रल एशिया जो एक एरिड रीजन है, या आप पाकिस्तान वगैरह के जो वो एरिड रीजन उनको देखें, इन सभी जगहों पर इस्लाम फैला। और कुछ लोगों ने ये शोध में देखा है कि वो पाते हैं कि जहां पर भी डेजर्ट रीजन था और ट्रेड करने की क्षमता अधिक थी, इसके कारण कि दो लोगों के रिकार्डियन ट्रेड की संभावना अधिक थी, तो इस प्रकार का जो उम्माह का नैरेटिव था उसका अपटेक जो है वो और अधिक था। तो ये एक पॉजिटिव नैरेटिव मैं देखता हूँ कि कैसे यदि बहुत छोटे छोटे डिविजन्स हैं तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के द्वारा आप तो इट्स द ऑपोजिट, एक ढंग से ऑपोजिट हुआ कि आप डिविजन क्रिएट करने की जगह एक कॉमन आइडेंटिटी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके अंदर और अधिक लोगों को ला रहे हैं, और इससे अंत में एक सिविलाइजेशन का निर्माण भी हो जाता है। तो सबसे जो वेल डिफाइंड और अंडरस्टूड नैरेटिव जो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव नैरेटिव है वो ये उम्माह का नैरेटिव है, जो इस्लाम में शुरुआती इस्लाम में काफी महत्वपूर्ण था। इसमें सौरभ और प्रतीक, मुझे थोड़ा एक और सवाल था इससे जुड़ा हुआ। आपने जैसे कहा कि फियर को काटने वाला एक नैरेटिव होता है होप का।
अब आप आज के दौर में देखिए, एक तो काफी डिवाइसिव एजेंडा चल ही रहा है, लोगों को विलन बना दिया गया है कई तरीके से, लेकिन मैं देखता हूँ इसका जो अपोजिंग नैरेटिव है उसमें हम लोग होप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जो अपोजिंग नैरेटिव है उसमें भी अलग अलग तरीके के विलन ढूंढे जा रहे हैं, कि जैसे हर अमीर आदमी विलन है, या फिर हर बंदा जो अलग कास्ट का है वो विलन है, या फिर हर औरत विलन है, या हर मर्द विलन है। ये सब चीजें ढूंढी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक होपफुल नैरेटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये फियर को काटने के लिए। आप दोनों को क्या लगता है इसमें? बेसिकली विलन्स का कंपटीशन चल रहा है, तो सबसे खराब विलन जीतेगा, हीरो तो लाइन में है ही नहीं। एक दूसरी बात ये भी है कि नैरेटिव्स की दुनिया की जब हम बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री, इनका बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ इंटरटेनमेंट के स्रोत नहीं, ये नैरेटिव्स के भी स्रोत हैं। और यहीं पर बात आती है कि हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बुनियादी मुद्दों से कितनी बार तालमेल रखता है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री कई बार सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है, कई बार नए नए मुद्दों को उठाता भी है, लेकिन एक मसाला मूवी का जो हमारा जो कल्चर है उसके कारण क्या है कि जो क्षमता हमारी संस्कृति में हमेशा से रही है, पॉजिटिव नैरेटिव्स, पॉजिटिव म्यूजिक, होप जनरेट करने वाला, मतलब हमारा बॉलीवुड म्यूजिक को देखें तो इतना बड़ा रेpertoire है। तो हम जो है बॉलीवुड के द्वारा होप जनरेटिंग नैरेटिव जरूर से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही एनवायरनमेंट है या नहीं वो मैं नहीं जानता। क्योंकि यदि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म, आजकल की मूवीज कैसे बन रहे हैं कि हम मूवी आती है 500 करोड़ कमाती है और फिर हम उस मूवी को भूल भी जाते हैं। तो जो पूरा इकोनॉमिक्स है मूवी मेकिंग का या गानों का, वो बड़ा ही विचित्र सा हो गया है। तो ऐसे गाने या ऐसे मूवीज जिनमें ठहराव हो, जिनमें कोई एक होपफुल नैरेटिव हो जो लोग कई दिनों तक याद रखें, उस टाइप की मूवीज आजकल आ नहीं रहे। तो मैं कहूंगा कि यदि हमें देश को में एकता बढ़ानी है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाना है तो हमें बॉलीवुड पर ध्यान देना चाहिए। बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं है। हाँ, और किताबें मतलब कई सारे हमारे जो पॉपुलर कल्चर की बातें हैं उनसे भी शायद एक नैरेटिव जनरेट हो सकता है जो हमें एक बेहतर भारत की ओर ले जाए। जैसे आप स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ऐसे कोई उन्होंने कोई वैज्ञानिक तथ्य तो लोगों के सामने रखे नहीं, उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि जो भविष्य का भारत है उससे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल दोनों संस्कृति को साथ में लेकर चलना होगा। और उन्हें भारत पर बहुत विश्वास था। और ये जो नैरेटिव था कि भारत जो है विकसित हो सकता है और भारतीय संस्कृति बड़ी ही समृद्ध है, ये एक उस समय के लिए एक बड़ी ही विचित्र बात थी, क्योंकि हम जो है एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में जी रहे थे उस वक्त 1880-1890 में। तो एक होपफुल नैरेटिव स्वामी विवेकानंद ने लाया और वो नैरेटिव वायरल भी हुआ उस नैरेटिव के कारण। और वही नैरेटिव थी जिसने फिर एक बुनियाद सी रखी भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी। तो इसलिए होपफुल नैरेटिव्स में एक ये आश्चर्य की बात नहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्हें नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि गीतांजलि का भी एक बहुत बड़ा महत्व है भारत, या टैगोर का बहुत बड़ा महत्व है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। इसलिए होपफुल नैरेटिव्स जो हैं उनका आर्ट, रिलीजन, ये जो हमारे जो दिल से रिलेटेड, तो बात फिर से सीधी आ जाती है कि हमने जो शुरुआत में कहा कि दिमाग और दिल, तो तथ्य तो दिमाग से चलते हैं लेकिन नैरेटिव्स हैं वो दिल से चलते हैं। और दिल को जो छूने वाली चीजें होती हैं वो है आर्ट, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है म्यूजिक, वो है कहानियां, मूवीज। तो इन पर ये जो पूरी इंडस्ट्री है, आर्ट्स की इंडस्ट्री, जिस पर उतना अधिक ध्यान शायद हमने नहीं दिया, जैसे स्पेशली जो हिंदी भाषी लोग होते हैं, आजकल हम कम ही है कि जब हम हिंदी पुस्तकों को पढ़ते हैं, आप प्रेमचंद की पुस्तकों को पढ़िए, उसमें जो एक बात है, एक जो स्वाद है, वो आपको अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़कर एक हिंदी भाषी के रूप में शायद ना मिले। तो ये जो पूरा उद्योग है आर्ट का, पब्लिशिंग का, क्रिएटिविटी का, आर्टिस्ट का, उसे और अधिक बल देने की आवश्यकता है ताकि वे होपफुल नैरेटिव्स को जनरेट कर सकें। नहीं तो हम जो है ट्विटर पर ही अपनी पूरी संस्कृति को ढूंढेंगे और खो देंगे। नहीं,
ये शायद होपफुल नोट है जिसपे हम एंड कर सकते हैं। आज बहुत मजा आया प्रतीक, आपने बहुत कुछ हमारी नैरेटिव्स के ऊपर बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। धन्यवाद प्रणय, सौरभ। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. Once again, just a quick reminder, please do help us out by filling out our survey. It's at ivmpodcast.com/survey. It really does help us figure out who's listening and, what are the characteristics that we can go and push to advertisers. That is massively helpful to us. Please, please, please do help out with that. So, on the network this week, let me start with a quick milestone. It's the 100th episode of Begin the Journey with Ashish Vidyarthi. Congratulations to Ashish and the team. Great show. If you're not listening to it, he talks to you about just how to approach life. It's just very, very cool stuff. Do check this out. Want to mention the note with Maruk Inayat. She talks about why petrol prices are so high. On the Wired Talk, Siddharth speaks with Harsh Mandar. On Advertising is Dead, Varun speaks to Kabir Biswas, the founder of Dunzo. They have a really interesting conversation about, what's the future of Dunzo and what they're thinking about. On the Traveling Professor's Diaries, check out Siddharth talk about the performance paradox. I found it really fascinating and interesting. I think that you guys will really get something out of listening to that. Please do give that a listen. And finally, let me mention Zindagi Diaries. It's Ragini Kumar's poetry podcast. The first week when it came out, we put out 5 poems first week. We put out another 5 poems this week, and the response has been phenomenal. Do check it out. It's in Hindi. It's a poetry podcast. Something a little different. Do give it a shot and let us know what you think. And with that, I hope to see you again next week. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM podcast app, website, or wherever you're listening to me right now.